चलो बच्चों, अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या है ये क्वेश्चन। अ थिन वायर रिंग ऑफ रेडियस आर हैज एन इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू, राइट? What will be the increment of the force stretching the wire if a point charge Q naught is placed at the ring center? तो पहले तो हमें क्वेश्चन समझने की जरूरत है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है ना। चलो ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। यही है ना कि जैसे ये एक रिंग है ना। क्या ये एक रिंग है? थोड़ा अच्छे से बना ले क्या इसको। डायग्राम बढ़िया बनेगा तो समझना थोड़ा आसान रहेगा। ये अब रिंग दिख रहा है, ठीक है। अब देखो इस रिंग का जो रेडियस है वो रेडियस कितना है भाई? आर है, ठीक, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। अब क्या किया गया है कि रिंग ऑफ रेडियस आर हैज एन इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू। अच्छा, इसमें बोल नहीं रहा है लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में होना चाहिए था कि दिस चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर रिंग, राइट? तो यहाँ पे ये जो चार्ज है ना, दिस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर रिंग। ये पार्ट इस क्वेश्चन में मिसिंग है, बट ये जान लो, ये जो चार्ज है ना क्यू, दिस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द रिंग, ठीक है। अब ऐसे ही है, शांति से पढ़ा हुआ है। अब क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द इंक्रीमेंट ऑफ द फोर्स स्ट्रेचिंग द वायर इफ अ पॉइंट चार्ज क्यू नॉट इज प्लेस्ड एट द रिंग ऑफ सेंटर, राइट? यानी अब क्या किया कि इसके सेंटर पे एक चार्ज रख दिया। कितना रखा? क्यू नॉट रख दिया। कितना चार्ज रखा? क्यू नॉट चार्ज रखा। तो क्या होगा भाई? अब देखो, ये जो क्यू नॉट चार्ज है, ये क्यू नॉट चार्ज इज इन प्लस क्यू चार्जेस को। जैसे ये क्यू नॉट चार्ज, ये वाले चार्ज को, छोटा सा चार्ज एलिमेंट ले लें तो इसको ऐसे, इस पे फोर्स लगाएगा। अब इस पे ऐसे फोर्स लगाएगा, ऐसे फोर्स लगाएगा, ऐसे फोर्स लगाएगा, ऐसे फोर्स लगाएगा। हमेशा क्या होगा? बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा ना, है ना। तो देखो, जैसे एक रिंग है, एक रिंग है ये, ठीक। इसको हम बाहर की तरफ फैलाने की कोशिश करें तो वो क्या होगा? उसमें एक्स्ट्रा टेंशन डेवलप होगा। इस फोर्स की वजह से उसमें एक्स्ट्रा टेंशन डेवलप होगा। उसी टेंशन की बात कर रहा है ये कि भाई जब सेंटर पे चार्ज रखा ना तो उस रिंग में एक्स्ट्रा टेंशन कितना डेवलप होता है, ठीक है। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, पहले एक छोटा सा पोर्शन कट करो इसमें से, ठीक। क्या करो? छोटा सा पोर्शन कट करो। ये पोर्शन कट किया इसमें से, राइट। सपोज करो ये डीएल पोर्शन इसमें से कट किया, ठीक। अब इस डीएल, ये जो डीएल पोर्शन है, ये ऑब्वियसली सेंटर पे एंगल भी छोटा ही सा बना रहा होगा, राइट। वो एंगल सपोज करो तो डी थीटा एज्यूम कर लिए, है ना। अब इसी में बनाएंगे तो बहुत हौच पौच हो जाएगा, तो इस वाले पोर्शन को हम लोग अलग से डिनोट कर रहे हैं। देखो कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन का विजुअलाइजेशन जितना ज्यादा अच्छा होगा, क्वेश्चन उतना इजिली हमसे सॉल्व होगा और उतना ज्यादा इसके सॉल्व होने की श्योरिटी होगा, ठीक है। ये देखो, छोटा सा जो पोर्शन निकाला, ये डीएल है मेरा, है ना, और ये सेंटर नहीं। अब क्या है, ये एंगल कितना है भाई? ये एंगल छोटा सा एंगल है ना, डी थीटा सपोज कर ले, राइट। अच्छा, ये जो यहाँ से यहाँ तक का ये है, ये आर्क है डीएल, ठीक। इसमें ये चार्ज है, राइट। अब एक बात बताओ, ये जो डीएल चार्ज, ये जो डीएल छोटा सा पोर्शन कंसीडर किया, छोटा सा पोर्शन जो ये डीएल कंसीडर किया, इसमें चार्ज कितना होगा? ये चार्ज हम डीक्यू फॉर द टाइम बीइंग सपोज कर लें। क्या हम डीक्यू का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो इसका रेडियस कितना है? आर है। रेडियस कितना? आर ना। तो एक बात बताओ, हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि डीएल इक्वल्स व्हाट? आर ए डी थीटा, ऐसा लिख सकते हैं ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, dq का वैल्यू कितना होगा? dq कितना होगा? यदि हमें चार्ज डेंसिटी मालूम है, यदि हमें चार्ज डेंसिटी मालूम हो, तो सपोज करो यहाँ पे हम चार्ज डेंसिटी को लैम्डा कंसीडर कर लें। क्या कंसीडर कर लें? लैम्डा कंसीडर कर लें। तो चार्ज डेंसिटी लैम्डा इनटू क्या कर देंगे? डीएल कर देंगे। तो हमें ये पता चल जाएगा कि भाई डीक्यू का वैल्यू कितना है, ठीक। अच्छा, ये लैम्डा और डीएल कितना है? डीएल है आर डी थीटा, यही तो है। अब अपना ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इस लैम्डा को निकालना। तो देखो, ये जो क्यू चार्ज है वो पूरे के पूरे रिंग पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। रिंग का लेंथ कितना होगा? रिंग का लेंथ कितना होगा? सरकमफ्रेंस के बराबर, सरकमफ्रेंस के बराबर। सरकमफ्रेंस कितना? 2 पाई आर। यानी चार्ज डेंसिटी जो लैम्डा है, ये चार्ज डेंसिटी लैम्डा बताओ कितना हो जाएगा? क्यू चार्ज टोटल इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्यू अपॉन 2 पाई आर, यही होगा ना।
ठीक है ये चीज। अब ये वैल्यू ला करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, देन डी क्यू इज व्हाट, लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ। देखो लैम्डा कितना, क्यू बाई 2 पाई r इंटू आर डी थीटा, नहीं आर से आर कैंसिल, तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा क्यू अपॉन 2 पाई इंटू डी थीटा, यही तो बचेगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा, यहाँ पे ये जो चार्ज रखे हैं क्यू नॉट, ये इस पे फोर्स लगा रहा होगा ना, है ना, अब एक ऐसे फोर्स लगा रहा होगा। सपोज करो ये फोर्स कितना है, डीएफ है, कितना है ये फोर्स, डीएफ। अब देखो जो भी इसमें एक्स्ट्रा टेंशन डेवलप हो रहा है वो टेंशन ऑब्वियसली इसी लेंथ के अलाउ होगा, मतलब ये सपोज कर रही है कितना, डी टी, या टी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, टी ले लो, है ना, यहाँ पे भी टी हो जाएगा, क्योंकि पूरे के पूरे रिंग पे सेम टेंशन हर पॉइंट पे डेवलप होगा, है ना, और वो टेंशन हमेशा कैसा होगा, टेंजेंशियल ही होगा ऑब्वियसली। अब देखो ये एंगल डी थीटा, तो ये हाफ एंगल कितना बचेगा, डी थीटा बाई 2। तो अब आगे देखो इसका कैलकुलेशन, ये डी थीटा बाई 2 है, तो ये देखो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे गया, राइट, ये एंगल डी थीटा बाई 2 है, तो ये कितना होगा, ये भी डी थीटा बाई 2 होगा, तो ये 90 माइनस डी थीटा बाई 2, तो ये कितना, ये डी थीटा बाई 2 हो गया क्या। ठीक है ये चीज। अब देखो इस टी का दो कंपोनेंट, एक इस डायरेक्शन में जाएगा कितना, टी कॉस डी थीटा बाई 2, सिमिलरली एक नीचे की तरफ इसका कंपोनेंट जाएगा, ये कितना होगा, ये भी होगा टी साइन डी थीटा बाई 2 होगा। ठीक है, सिमिलरली इस टी का भी दो कंपोनेंट होगा, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं टी को, इस टी का भी दो कंपोनेंट होगा, इधर क्या होगा बताओ, टी कॉस डी थीटा बाई 2, है ना, और एक नीचे की तरफ फोर्स क्या होगा बताओ, टी साइन डी थीटा बाई 2, यही होगा ना। तो देखो यहाँ पे ये फोर्स और ये दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, तो हम इसको क्या करेंगे भाई, कैंसल आउट। ठीक, ये जो नीचे के ये दोनों फोर्स हैं, ये और ये तीनों दोनों मिलकर के किसको बैलेंस करेंगे, डीएफ को करेंगे क्या, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं बताओ, हम ऐसा लिख सकते हैं क्या है यहाँ से, 2t साइन डी थीटा बाई 2 इक्वल डी एफ। ठीक, अच्छा डीएफ का भी वैल्यू निकाल लेते हैं, चलो यहाँ पे देखो डीएफ का वैल्यू निकाल रहे हैं, डीएफ कितना होगा, के डी क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, राइट। चलो तो डीएफ इक्वल क्या होगा, के डी क्यू कितना है, डी क्यू ये है ना, क्यू अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर क्यू नॉट इंटू डी थीटा, बट इट। चलो ये वैल्यू को यहाँ पे ला करके सब्स्टिट्यूट कर दें, तो देखो क्या मिलेगा, 2t साइन डी थीटा बाई 2, डी थीटा बाई 2 इक्वल से डी एफ के क्यू क्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। ये ठीक तो चल रहा है सब, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आगे देखो, इंटू डी थीटा, करेक्ट। अब जरा आगे देखो, हमें ऐसा मालूम ना कि डी थीटा का वैल्यू यहाँ पे जो भी हो बहुत ही स्मॉल है, डी थीटा यहाँ जो भी है वो क्या है, बहुत ही छोटा सा वैल्यू है ना, छोटा वैल्यू है ना डी थीटा का। तो अच्छा हमें ऐसा मालूम है ट्रिगो में, यदि डी थीटा का वैल्यू, यदि थीटा का वैल्यू बहुत ही स्मॉल हो, देन इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, स्मॉल का मतलब कितना होता है, लेस देन 5 डिग्री होता है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं कि साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा, ऐसा लिखते हैं ना। तो देखो यहाँ पे भी डी थीटा तो बहुत ही छोटा होगा ना, है ना, तो इसका वैल्यू हम लोग साइन डी थीटा बाई 2 का वैल्यू क्या रहेगा, वही रह जाएगा, तो यहाँ इसको लिख सकते हैं क्या, 2t इंटू डी थीटा बाई 2 इक्वल्स के क्यू क्यू नॉट अपॉन 2 पाई r स्क्वायर इंटू डी थीटा। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, तो मेरे पास टी क्या बचा भाई, टी बचा के क्यू क्यू नॉट,
अपॉन 2πr², इतना ही फोर्स बचाना। यही तो फोर्स आएगा अभी यहाँ पे। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है ये। 2 पॉइंट चार्जेस each carrying a positive charge of phi e, कितना चार्ज है, phi e है, e being the magnitude of the electronic charge are placed at a distance 2d, मतलब इनके बीच का सेपरेशन कितना हो गया, 2d हो गया। An electron describes a circular path due to the attraction of the charges in a plane bisecting perpendicularly the line joining the 2 point charges, right? मतलब इसके परपेंडिकुलर ये एक दूसरा चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, राइट, और ये एक सर्कुलर पाथ में जा रहा है। If the radius of the circular path described by the electron is r, determine the orbital speed of the electron. Orbital क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड डिटरमिन द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल स्पीड, अब दिमाग में हम सोचेंगे अच्छा ये क्या पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन में, ऑर्बिटल स्पीड पूछ रहा है। ऑर्बिटल स्पीड पूछ रहा मतलब क्या है भाई, ये सर्कुलर पाथ पे जा रहा होगा, सर्कुलर पाथ पे जा रहा होगा। देखो लिंक कैसे करेंगे क्वेश्चन को, कैसे हम सोचना चालू करेंगे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑर्बिटल स्पीड निकालने के लिए। अच्छा, ऑर्बिटल स्पीड में निकालने को कह रहा है, मतलब कि ये किसी सर्कुलर पाथ पे जा रहा होगा, है ना। अब यदि ये सर्कुलर पाथ पे जा रहा है देन इट मस्ट रिक्वायर व्हाट, सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स, अच्छा सेंट्रीपेटल फोर्स के बारे में हमें ऐसा मालूम है, ये सेल्फ एग्जिस्टेंस फोर्स नहीं है, कोई दूसरा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है इसको देने के लिए। तो हमें यहाँ से ट्रिक मिलेगा कि अच्छा चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं। तो पहले तो सबसे पहले तो भाई जो कह रहा है वो करके देखते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक, दो चार्ज पार्टिकल है फाई ई और फाई ई का, ठीक है, ये इसका, इनके बीच का सेपरेशन कितना है, 2d है। अब इसके सेंटर से यहाँ पे एक दूसरा चार्ज है प्लस क्यू, जो कि जा रहा है, कहाँ जा रहा है, इस सर्कुलर पाथ पे जा रहा है। अब देखो ये यदि ये सर्कुलर पाथ है इसका, ये यदि इसका सर्कुलर पाथ है तो इसको क्या चाहिए, क्या चाहिए बताओ, सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए। वो सेंट्रीपेटल फोर्स हमेशा किधर होगा, टुवर्ड सेंटर होगा। तो इस सर्कुलर पाथ का सेंटर कहाँ पे है, यहाँ, यानी एक फोर्स हमें इधर के डायरेक्शन में चाहिए, एक फोर्स हमें ये टुवर्ड सेंटर चाहिए, वही तो इसको दे रहा होगा ना सेंट्रीपेटल फोर्स। तो हमें देखना होगा कि अच्छा भाई ये वाला फोर्स कहाँ से आएगा। तो चलो पहले तो हम ये वेरीफाई करें, ये फाइंड आउट करें कि अच्छा इस क्यू के ऊपर मोशन में किस कौन जा रहा है, क्यू। यानी कि जो भी फोर्स वगैरह है या जो भी मोशन की बात हम करेंगे किसके लिए करेंगे, इस क्यू की बात करेंगे। इन दोनों से कोई मतलब है क्या, नहीं, ये सिर्फ केवल फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो देखो ये जो फाई ई है ये क्या करेगा, ये इस पे अपनी तरफ अपने खुद के डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगाएगा, कोई फोर्स है, ठीक। सिमिलरली ये फाई ई इस पे अपने डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगाएगा, लगाएगा या नहीं लगाएगा। हाँ, एक तरीके से, एक तरीके से ऐसा क्वेश्चन तुम्हें याद आ रहा होगा कि अच्छा हम लोग भी कर चुके हैं ऐसा, बस उसमें ये था कि यहाँ पे चार्ज को छोड़ दिया था, ठीक है, और वो ऑसिलेशन कर रहा था, जबकि यहाँ पे ये क्या कर रहा है भाई, ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, ये एक्सिस, ठीक, ये एक्सिस, ये इसका एक्सिस, और ये चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है सर्कुलर पाथ में, है ना, ऐसे जा रहा है, ठीक है भाई। ये फाई ई, ये फाई ई, इनके बीच का सेपरेशन कितना, 2d, और सेंटर में चार्ज बिल्कुल सेंटर पे नहीं रखा हुआ बल्कि ऐसे रखा हुआ, और ये यूं सर्कुलर पाथ पे जा रहा है ऐसे, लाइक दिस, ठीक है। तो यदि ये ऐसे जा रहा है तो हर पॉइंट पे इसका सेंटर, सेंटर ये है, ये इस लाइन का, है ना, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये इसका कहीं सेंटर है यहाँ पे, और ये ऐसे जा रहा है ना। तो ये यदि पार्टिकल यहाँ पे है तो उस पे टूवर्ड सेंटर फोर्स चाहिए, यहाँ पे है तो टूवर्ड सेंटर फोर्स चाहिए, नहीं, वही इसको क्या दे रहा होगा, सेंट्रीपेटल फोर्स। वो ये सेंट्रीपेटल फोर्स कहाँ से आएगा, यही इस फोर्स का जो कंपोनेंट है वो इसको इस डायरेक्शन में सेंट्रीपेटल फोर्स देगा। ये और इसका कैलकुलेशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट, पीछे वाले क्वेश्चन में। तो भाई यदि ये थीटा कंसीडर कर लो तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। एफ का दो कंपोनेंट, इधर एफ कॉस थीटा, इधर एफ कॉस थीटा, दे विल कैंसिल ईच अदर, ठीक है। इधर की तरफ नेट फोर्स बचेगा, कितना बचेगा, 2f sin थीटा बचेगा। हम नहीं सॉल्व करने जा रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अब ये जो 2f sin थीटा है इन अनदर फॉर्म,
ये जो 2f sin थीटा है, दिस इज प्रोवाइडिंग दिस नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, मींस 2f sin थीटा इक्वल्स व्हाट mv स्क्वायर अपॉन r। अब जो चाहिए तुम यहाँ से निकाल लो, राइट। तो होपफुली अब तुम लोग इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर सकते हो आगे, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, करते हैं हम लोग। फिर भी यदि किसी को इसमें डाउट हो, क्वेश्चन सॉल्व ना हो, तो प्लीज कमेंट करो, इसका सॉल्यूशन दे देंगे। ये क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को जब अभी हम डिस्कस करेंगे, तो क्वेश्चन को तुम लोग पढ़ने के बाद एक बार खुद से ट्राई करने की जरूर कोशिश करना। जिससे भी आ जाएगा ना, उसको बहुत मजा आएगा, ठीक है। थोड़े कैलकुलेशन है और ये बेसिकली थोड़ा ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन है, राइट। देखो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, वन एंड ऑफ एन इंसुलेटिंग रिजिड रॉड, मतलब एक रॉड है, ठीक है, ऑफ नेग्लेजिबल मास एंड लेंथ। मास इसका नेग्लेजिबल है रॉड का, और लेंथ कितना है इसका, एल है, ठीक। इस पियोटेड टू अ फिक्स पॉइंट ओ, मतलब इस रॉड का एक पॉइंट तो पक्का पता चल गया कि भाई पियोटेड है, मतलब फिक्स है। A small ball of mass m having a negative charge of modulus q is attached to the lower end of the rod। अब एक दूसरा चार्ज है जो यहाँ पे हम लोग इसको लगा के रखे हैं, ठीक है। निगेटिव चार्ज है, माइनस क्यू है ये, जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है। अब अनदर स्मॉल बॉल कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज q इज फिक्स एट अ हाइट h above the point o as shown in figure। अच्छा, ये जो पॉइंट o है उससे h हाइट ऊपर यहाँ पे q चार्ज है, कैपिटल Q। What should the range of values of mass m of the lower ball be so that rod remains in a state of stable equilibrium? क्या कह रहा है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, है ना। उसके लिए मास का वैल्यू कितना होगा ये निकालने की बात कर रहे हैं। तुरंत मेरे दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि भाई यदि ये इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, यदि ये किसकी बात कर रहा है, इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, तो किसी भी चीज में इक्विलिब्रियम कब होता है, यदि वो ट्रांसलेशनल मोशन में है तो नेट फोर्स जीरो हो, है ना। और यदि यदि ये क्वेश्चन को का डायग्राम ड्रॉ कर तब और ज्यादा मजा आएगा, विजुअलाइज करना इसको, नहीं। ये माइनस क्यू चार्ज, ये लेंथ एल, और एक है यहाँ पे, नहीं, कैपिटल क्यू चार्ज, वो यहाँ से एच हाइट पर है, ये पॉइंट ओ है ना। अब क्या है, अच्छा इसका मास है m। अब ये कह रहा है कि इस m का वैल्यू किस रेंज में हो ताकि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहे। तो अब देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है। अच्छा यहाँ पे ये फिक्स्ड है रॉड, यहाँ पे ये रॉड क्या है भाई, फिक्स्ड है, ठीक। तो यदि मान लो हम इसको कुछ थोड़ा सा बहुत स्मॉल सेपरेशन से लेकर के चले जाएं, स्मॉल एंगल से सपोज करो हम लोग इसको रोटेट करा दें अल्फा से, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, है ना। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब कि ऑब्जेक्ट हमेशा अपने मीन पोजीशन पर आने की टेंडेंसी रखेगा। इक्विलिब्रियम दो तरीके का, स्टेबल एंड अनस्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम में ऑब्जेक्ट हमेशा अपने मीन पोजीशन की तरफ आने की टेंडेंसी रखता है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पार्ट में यदि ऑब्जेक्ट को अपने मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करा दो तो वो डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि वापस आए, राइट। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं, तो यदि स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहाँ पे आने की टेंडेंसी रखेगा, कहाँ पे आने की टेंडेंसी रखेगा, अपने मीन पोजीशन पर आने की टेंडेंसी रखेगा ना, ठीक है। तो देखो इस अब सबसे पहली चीज तो इसका मोशन कैसा होगा। यदि हम इसके मोशन की बात करें तो इसका मोशन देखो ऐसे हो रहा है ना, यानी कि एक तरीके से रोटेशनल या सर्कुलर मोशन है, रोटेशनल या सर्कुलर मोशन है, राइट। यदि हम ऑब्जेक्ट की इसके अबाउट यदि बात करें तो हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई ये रोटेशनल मोशन में जा रहा है, ठीक है। तो यदि वो रोटेशनल मोशन में जा रहा है तो मतलब तुरंत दिमाग में आएगा कि अच्छा कुछ टॉर्क टाइप का चीज हो रहा होगा, कुछ टॉर्क टाइप का चीज हो रहा होगा। यानी कि जब हम इसको मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करें तो हमेशा एक नेट टॉर्क इसको मिलना चाहिए किधर, टूवर्ड्स सेंटर, जिससे ये हमेशा इधर आने की टेंडेंसी रखे, ठीक है भाई। पहले तो ये देखें कि अच्छा इस पे फोर्स लगाने वाला कौन कौन है, मतलब पहले हम इसके फोर्सेस की बात करें, न्यूटन्स लॉ अप्लाई करें, तो चलो देखो तो जरा
एक तो सबसे पहली चीज इसके ऊपर वेट लगेगा, लगेगा ना, कितना mg, ये h है, दूसरा ये, ठीक, फॉर द टाइम बीइंग ना इस h को, ये जो एंगल थीटा है इसको हम कंसिडर कर ले रहे हैं कुछ अल्फा, ठीक, और इसको कंसिडर कर रहे हैं थीटा, ठीक, थीटा कंसिडर कर लिया, इसको अल्फा कंसिडर कर लिया। अब एक बात बताओ, अच्छा एक तो फोर्स हमें इसका दिख गया भाई, वेट दिख गया है, mj दिख गया, दूसरा और भी कोई दिखेगा क्या? दिखेगा क्या? दिखेगा ना, इसके और इस पे, इन दोनों के बीच में फोर्स दिखेगा। अच्छा लेंथ कितना होगा? तो देखो लेंथ की बात करें तो एक तो यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ l होगा, ठीक, और ये हाइट h है, तो तुम्हें ऐसा फील होगा ना कि भाई ये जो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है l प्लस h है, और ये जो लेंथ है ये l प्लस h से डिफरेंट होगा। l प्लस h से जो हमें देखो दिमाग में तुरंत आएगा कि ये वाला जो लेंथ है, ये वाला जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये l प्लस h से डिफरेंट होगा, है ना। यदि ये काफी ऊपर चला जाए तो ऑब्वियसली डिफरेंट होगा, लेकिन हम यहाँ पे ये है स्मॉल एंगल की बात कर रहे हैं, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये l प्लस h और यहाँ से यहाँ तक का ये लेंथ ऑलमोस्ट आपस में इक्वल होगा। फिर से सुनो, फॉर वेरी स्मॉल एंगल, फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये जो लेंथ है l प्लस h और ये जो लेंथ है दे विल ऑलमोस्ट बी इक्वल, दे विल ऑलमोस्ट बी इक्वल, ठीक है। तो देखो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो फोर्स कितना होगा, k q, कैपिटल Q अपॉन l प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये कहीं ऐसे जा रहा होगा ना, ये फोर्स की यदि हम बात करें, ये फोर्स बताओ कैसे लगेगा, ये फोर्स ऐसे लग रहा होगा ना, लाइक दिस, ठीक। अच्छा यहां से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए, क्या ड्रॉप किए, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए। अब देखो हम क्या चाहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में आए, कौन से इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, ये कौन से इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, स्टेबल, स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, मतलब नेट फोर्स हमें टुवर्ड्स सेंटर चाहिए। अच्छा तो यदि हम इस पॉइंट ओ के अबाउट, यदि हम इस पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क की बात करें तो कौन कौन टॉर्क देगा? देखो एक तो तुम्हें दिखेगा कि भाई ये टेंशन भी तो है इसमें, इसको क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हो आप, नहीं कर रहे थे, चलो टेंशन भी हम ले लेते हैं कि भाई ऑब्वियसली टेंशन तो होगा ना, रॉड में टेंशन भी है। अब देखो ओ के अबाउट यदि हम टॉर्क की बात करें तो देखो टी तो इसी लाइन से पास कर जा रहा है, तो टी का टॉर्क कितना होगा, 0 होगा। तो कौन कौन है देने वाला टॉर्क, एक तो mg देने वाला है टॉर्क और दूसरा f देने वाला है टॉर्क। तो देखो mg का जो टॉर्क है, टॉर्क का डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं, टॉर्क पहले बताओ क्या होता है, टॉर्क होता है r क्रॉस f, यही होता है ना। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग इसका, r के डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर्स को ले जाते हैं, फोर्स के डायरेक्शन में कर्ल करते हैं, हम गिव द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो देखो यदि हम लोग mg की बात करें, mg के लिए हम लोग बात करें इसके अबाउट, तो mg का टॉर्क कैसे होगा, देखो इनवर्ड जा रहा होगा, mg की वजह से अबाउट पॉइंट ओ लिख भी दें यहाँ पे, ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी बनेगा, अबाउट पॉइंट ओ, अबाउट पॉइंट ओ, mg का टॉर्क कैसे जाएगा, इनवर्ड जाएगा, राइट। अच्छा फोर्स ऊपर है तो फोर्स ऐसे, राइट, आर के डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर्स को ले जाओ, फोर्स के डायरेक्शन में कर्ल करो, थंब विल गिव यू व्हाट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सॉरी थंब विल गिव यू व्हाट, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क ड्यू टू फोर्स, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी mg का की वजह से जो टॉर्क है और फोर्स की वजह से जो टॉर्क है दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अब हमें क्या चाहिए कि mg की वजह से जो टॉर्क है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन टॉर्क ड्यू टू फोर्स, टॉर्क ड्यू टू फोर्स। तो देखो mg की वजह से जो टॉर्क है वो कितना होगा बताओ, ये हो जाएगा mg इनटू mg के परपेंडिकुलर ये वाला लेंथ हो जाएगा, है ना। ये कितना, देखो ये l है, ये अल्फा है, तो ये क्या हो जाएगा mg इंटू एल साइन अल्फा, mg इंटू एल साइन अल्फा, है ना। इट मस्ट बी ग्रेटर देन टॉर्क ऑफ द फोर्स, टॉर्क ऑफ द फोर्स। अब देखो फोर्स का टॉर्क कितना होगा, एफ फोर्स इनटू इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो ये एंगल कितना है, थीटा है, ये एंगल कितना है बताओ, थीटा है।
और यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना है, h है। देखो यदि हम यहाँ से एक आर्क ले लें, यहाँ से यदि हम एक आर्क ले लें और यदि थीटा, अच्छा एक स्ट्रेट लाइन ले लें, एक स्ट्रेट लाइन ले लें और ये आर्क ले लें, फॉर स्मॉल एंगल थीटा ये जो आर्क है और ये जो स्ट्रेट लाइन है विच इज परपेंडिकुलर, ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल होंगे। मतलब यदि ये आर्क का वैल्यू एल थीटा है तो ये स्ट्रेट लाइन का भी वैल्यू कितना होगा, एल थीटा ही होगा। यानी ये क्या लिख सकते हैं हम, एफ इंटू एच थीटा। क्लियर है यहाँ तक सबको? अब आगे की तरफ देखो, वैल्यू चलो हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो ये क्या मिल जाएगा, एम जी एल साइन अल्फा इज ग्रेटर देन, फोर्स का वैल्यू हम लोग यहाँ निकाल के रखें के क्यू कैपिटल क्यू है ना अपॉन एल प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू एच। अच्छा यदि हम थीटा को थोड़े और डिफाइन करना चाहें तो देखो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं क्या, आराम से देखना, थीटा को हम लोग फिर से डिफाइन कर रहे हैं। थीटा को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, देखो ये पॉइंट ओ डैश सपोज कर लिया, ठीक। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना, एल प्लस एच, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना, एल प्लस एच, यही है ना। तो देखो ये स्मॉल एंगल के लिए, ये यदि हम थीटा स्मॉल ले लें तो ये मेरे लिए आर्क बनेगा, क्या बनेगा, आर्क बनेगा ना, आर्क बनेगा, ठीक। अच्छा यहाँ से यदि हम लोग परपेंडिकुलर सेपरेशन ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर सेपरेशन कितना है, एल साइन अल्फा है। तो देखो ये जो आर्क है और ये जो परपेंडिकुलर सेपरेशन है दे विल ऑलमोस्ट बी इक्वल, दे विल ऑलमोस्ट बी इक्वल, ठीक है। यानी देखो, अच्छा एंगल इक्वल्स क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है, एंगल इक्वल्स क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो आर्क कितना है बताओ, आर्क हो गया एल साइन अल्फा अपॉन रेडियस कितना हो गया, एल प्लस एच हो गया, हुआ ना। ये अब यहाँ पे ला करके रखते हैं क्या, देखो एच इंटू ये क्या मिल जाएगा बताओ, ये मिल जाएगा हमें एल साइन अल्फा अपॉन एल प्लस एच। क्लियर है ये चीज? अब देखो एल साइन अल्फा तो कैंसिल हो जाएगा, ये एल साइन अल्फा और ये एल साइन अल्फा दे विल कैंसिल इच अदर, ठीक है। तो हमें क्या कह रहा है, एम का वैल्यू निकालने के लिए, बहुत बढ़िया। तो अब आगे देखो एम, राइट, जी को राइट साइड में लेकर चले हैं तो यहाँ से देखो क्या मिला, के क्यू कैपिटल क्यू एच अपॉन एल प्लस एच का क्यूब इंटू जी, ठीक है, ए क्यू कैपिटल क्यू एच अपॉन जी एल प्लस एच का होल क्यूब। क्लियर है ये चीज, है ना, मजेदार था ना ये क्वेश्चन। हाँ, एक और बढ़िया सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके ऊपर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत मजेदार है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, टू बीट्स ऑफ इक्वल मास m and unlike charges of modulus q1 and q2 can slide on a fixed frictionless non-conducting rod, ठीक है, bent at right angle. Initially the beads are held at distance d and 2d from the corner as shown in figure, ठीक है, and then released simultaneously. Which one of the beads reaches the corner, where will the other bead be? ठीक है, कितना मजेदार क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। जिस बच्चे से भी से सॉल्व हो जाएगा उसको बहुत मजा आएगा, फील गुड होगा, है ना, फील ब्यूटीफुल होगा, इतना बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व होगा तो जैसे पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। देखो क्या है, देखे जरा, ये ऐसा है ना क्वेश्चन, कुछ ऐसा है कि एक बीड यहाँ पर है ना, दूसरा बीड यहाँ पर है, ये Q1 सपोज करो, ये Q2 चार्ज है, राइट, ये d है डिस्टेंस और ये 2d है, ठीक। अच्छा मान लो ये कुछ डिस्टेंस चला x, तो यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन बताओ कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का जो सेपरेशन हमारे पास बचेगा वो कितना बचेगा, 2d माइनस एक्स बचेगा, राइट। और यहाँ से कुछ ये x1 और x2 ले लो, ये x1 चला और यहाँ से ये x2 चला, या एक रैंडम ये सेपरेशन कंसिडर कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि भाई
ये किसी इंस्टेंट पे यहाँ से x1 डिस्टेंस पर है और ये यहाँ से x2 डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो देखो जरा इनिशियली हम लोग देखें तो ये क्या है, इनके बीच का सेपरेशन कुछ ऐसा है ना। ये हम लोग यदि थीटा सपोज करें तो tan थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, d/2d हो जाएगा, राइट। यानी ये क्या हो जाएगा, हाफ, यही होगा ना। tan थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब देखो ये किसी इंस्टेंट पे यदि x1 है और ये यदि x2 है, तो जरा अब रिलेशन को फॉर्म करने की कोशिश करो कि वो क्या मिलेगा तुम्हें। सॉरी, ये रिलेशन को तुम फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि क्या रिलेशन बनेगा यहाँ से, ठीक। अच्छा, जो भी वेलोसिटी है वो वेलोसिटी हमेशा, सॉरी, जो फोर्स है वो फोर्स हमेशा इन दोनों के बीच लाइन के अलाउंग होगा, है ना। ये यहाँ पे ऐसे फोर्स, यहाँ पे फोर्स ऐसे, जब ये यहाँ पर आया तो फोर्स ऐसे, ये यहाँ पे फोर्स ऐसे, ठीक है। अच्छा, ये जो फोर्स का रेशियो निकालो, पहले तो हम फोर्स निकाल लें। ऑब्वियसली ये फोर्स तो आपस में इक्वल ही होंगे, राइट। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होगा, F/मास, यही होता है, यही होता है ना, फोर्स अपॉन मास। अच्छा, तुम्हें एक्सेलरेशन मालूम तो डिस्टेंस के साथ किसी इंस्टेंट पे निकालना चाहे तो x इक्वल्स क्या हो जाएगा, हाफ AT², यानी a इक्वल्स क्या हो जाएगा, √2x/a। ये सारा कैलकुलेशन करो, ये सारा कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करके देखो, ये सारा कैलकुलेशन करो और कैलकुलेशन करके देखो, दोनों ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे इस जगह पर पहुंचेंगे। करो, बहुत मजा आएगा। उसके बाद भी यदि किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत आए तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, इसको पूरा सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन भी हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे सबके लिए, ठीक है। बट यू मस्ट ट्राई वंस। तो देखो अभी हम लोग क्या पढ़े, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक इतना बड़ा चैप्टर है ना। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर हम लोग सिर्फ एक बेसिक चार्ज के नेचर, चार्ज के प्रॉपर्टी, इसके बारे में पढ़े और उस पर क्वेश्चंस किए। तो देखो कितना वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस हम इसके ऊपर है। अभी तो मैंने इतना कराया, जब तुम जेई दे रहे होगे तो अगेन तुम्हें जितना भी क्वेश्चंस मिलेगा ना, दोज क्वेश्चंस विल बी न्यू। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से यदि उसमें कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन वो नहीं आएगा जो रिपीटेड क्वेश्चन हो या पास में कभी पूछे गए हो। फिर से तुम्हें नया क्वेश्चन ही वहां पे अटेम्प्ट करना होगा, नया क्वेश्चन ही तुम्हें फिर से सॉल्व करना होगा, नहीं तो कितना ज्यादा। बट इतने वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन यदि तुमने सॉल्व कर लिया, हर तरीके का क्वेश्चन तुमने सॉल्व कर लिया, तो तुम्हारे दिमाग का एक एक्सपोजर हो जाता है कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे है। तो अच्छा, हर क्वेश्चन के ना सॉल्यूशन के पीछे मत जाना, हर क्वेश्चन में अप्रोच के पीछे जाओ कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। हम जितना ज्यादा अप्रोच के पीछे जाएंगे ना, जितना ज्यादा हम अप्रोच के पीछे जाएंगे ना, उतना ज्यादा हम क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। और यदि हम डायरेक्टली सॉल्यूशन के पीछे भागने लगेंगे ना, तो हमारा कॉन्सेप्ट तो बिगड़ जाएगा। हम केवल एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूशन सीख सकते हैं, बट अप्रोच नहीं सीख पाएंगे। और क्वेश्चन हमें जो सॉल्व करना होता है ना, जो नए क्वेश्चन हम हिट कर पाते हैं, सॉल्व कर पाते हैं ना, वो सिर्फ अप्रोच से कर पाते हैं। तो अप्रोच जितना ज्यादा ज्यादा डेवलप होगा उतना ईजी है क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। तो देखो पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक छोटा सा चैप्टर अभी हम लोग पढ़े हैं, केवल कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के ऊपर इतने वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस हम लोग किए, अभी तो पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें स्पेसिफाई कर रहे हैं, और तुम लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस पूरे मेथडोलॉजी को तुम फॉलो करो। तुम जितना ज्यादा इस मेथडोलॉजी को फॉलो करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बढ़ेगा। 2022 में उतना ज्यादा एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए तुम्हारी पॉसिबिलिटी बढ़ेगा। इसमें जो लास्ट के क्वेश्चंस मैंने कराया है ना, लास्ट ये वाला अभी जो 4-5 क्वेश्चंस कराया, और इससे पीछे वाले लेक्चर का जो मेरा लेक्चर नंबर 5 का जो क्वेश्चंस है, वो जो नीट के बच्चे उसको अवॉइड करो, नीट के बच्चे उन क्वेश्चंस को इग्नोर करो। आज वाला क्वेश्चंस पूरा इग्नोर करना। लेक्चर नंबर 5 के जितने क्वेश्चंस हैं उनको उसमें से स्टार्ट के उसमें भी मोस्टली तुम इग्नोर कर ही सकते हो, क्योंकि इस लेवल का क्वेश्चन नीट के बच्चों के लिए नहीं है। स्टार्ट से लेकर के 4 तक, 4 लेक्चर तक वो नीट के बच्चों के लिए एप्लीकेबल है। इसलिए सबसे पहले मैंने क्या कराया, पहले लोअर क्वेश्चंस कराए है, ठीक है। मीडियम के क्वेश्चंस आ सकते हैं उनको, बट हायर की ये जितने भी क्वेश्चंस कराएं ये उनके लिए रेलिवेंट नहीं है, वो उनको इस पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। उनको क्या फोकस करने की जरूरत है, अभी से देखो 12th की हम लोग का शुरुआत हो रहा है। ये हम लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि हम कैसे और किस अप्रोच को फॉलो करें, ठीक है, ताकि हमारा हर एक चैप्टर का हर एक कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथन हो, बिल्डअप हो, राइट। क्योंकि हर एक चैप्टर का हर एक कॉन्सेप्ट जितना ज्यादा मेरा अच्छे से
क्लियर होगा ना, उतना ज्यादा चैप्टर क्लियर होगा, उतना ज्यादा हमें कंपटीशन को सक्सेस करने के चांसेस में बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या क्या चीज फोकस करेंगे क्लास में। हम लोग जितना भी यहाँ पे चीजें डिस्कस कर रहे हैं ना, एक तो तुम अपना ऐसा नहीं कि बस बैठ गए और लेक्चर देख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। अपने साथ नोटबुक हमेशा रखना, जो भी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तुम उसको जॉट डाउन भी लिखते भी जाना। क्वेश्चन से जितने भी कर बोला, जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया, तुम खुद से पहले उसको अटेम्प्ट करो, पॉज करो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, आया बहुत बढ़िया, नहीं आया तो फिर देखो कि क्या मैंने सॉल्यूशन बताया है। ठीक है, ये करके तुम्हारा पूरा का पूरा एक टॉपिक का बन गया। जैसे इसमें अभी कुलम्स लॉ का तुम्हारा बन गया। ठीक है, अब तुम क्या करोगे, जैसे कुलम्स लॉ का तुम्हारा एक नोट पूरा बन गया जिसमें तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स हैं, क्वेश्चन है पूरे। अब तुम क्या करोगे और आगे भी कैसे करना है। पहली चीज, फर्स्ट थिंग, पहला जो तुम काम करोगे, इसके बाद एक अलग से, एक तो तुम्हारा नोटबुक हो गया, ठीक, साथ में तुम एक दूसरा भी कॉपी बनाओगे, राइट, कॉन्सेप्ट कॉपी के नाम से या कॉन्सेप्ट बुक के नाम से। ठीक, नोटबुक में जितने भी थियोरेटिकल चीजें पढ़ा रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल चीजें पढ़ा रहे हैं, ये सारा का सारा तुम यहाँ पे सेपरेटली करोगे। हार्डली तुम्हें करने में ना, ये जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लिया, राइट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ये तुम्हें लिखने में ना, एक बार तुमने नोट बुक में लिख लिया है तो इसको तुम कॉन्सेप्ट बुक में लिखोगे ना तो हार्डली तुम्हारा 10 मिनट्स जाएगा। तुम्हें लगेगा कि भाई जब हम नोट बुक में लिख रहे हैं तो हमें कॉन्सेप्ट बुक में लिखने की क्या जरूरत है ना। ये जब तुम रिवाइज करोगे ना, जब तुम्हारा सिलेबस अक्टूबर नवंबर तक खत्म हो जाएगा, उसके बाद से जब तुम रिवाइज करोगे और स्पेशली इन लास्ट मंथ बिफोर एग्जाम, वहां जब तुम रिवीजन करोगे ना, तो ये कॉपी तुम्हारे लिए गीता की तरह होगा। ठीक है, कि सारा का सारा कॉन्सेप्ट एक ही जगह पे तुम यदि कॉपी कॉपी रिवाइज कर लिए हो एग्जाम के पहले, है ना, क्योंकि एग्जाम के टाइम में तुम्हें सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है पेपर अटेम्प्ट करके। तो जब तुम पेपर बार बार अटेम्प्ट करते हो, हर दिन एक पेपर अटेम्प्ट करते हो, कैसे अटेम्प्ट करेंगे वो तो हम लोग बाद में बात करेंगे, तो उस टाइम में ये कॉपी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो ये अभी से ही करते चलना, इग्नोर मत करना। हार्डली तुम्हारा 10 मिनट जाएगा एक टॉपिक पढ़ने के बाद, कभी 5 मिनट कभी 10 मिनट, लेकिन इससे तुम्हें बहुत बेनिफिट मिलेगा। देखो, एक तो हम कॉन्सेप्ट्स डायरेक्टली बता रहे हैं, तो उन कॉन्सेप्ट्स को तुम नोट करोगे। कई बार क्या होगा ना, क्वेश्चन से तुम्हें बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, क्वेश्चन से तुम लोगों को बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। अब क्या है, तुम्हारे पास यदि कॉन्सेप्ट बुक बना हुआ है ना और वो क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर रहे हो, तुम्हें कुछ नया कॉन्सेप्ट चमका, तो तुम उसी टाइम यहाँ पे लिख दो। ठीक है, क्योंकि जब तुम 1 साल के बाद तुम्हें वो चीज याद नहीं रहेगा कि अच्छा ऐसा कॉन्सेप्ट अचानक से चमका था। और वही उसी टाइप का कॉन्सेप्ट यदि तुम्हें पेपर में आ गया, जेई के पेपर में आ गया, तो ये पॉसिबल है कि तुम उस टाइम तक उसको भूल जाओ कि अच्छा ऐसा कुछ पूछा गया था। ठीक है, तो यदि तुम ये कॉपी बना करके रखे रहोगे तो तुम्हें इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, राइट। एक तो पहला नोटबुक बनाया, कॉन्सेप्ट बुक बनाया। ठीक है, अब देखो क्या है, एक सर्टेन इंटरवल के बाद हमेशा ही तुम रिवीजन सेशन अपना लगाओ, रिवीजन करते रहो। रिवीजन के लिए क्या करो, एक तो कॉन्सेप्ट ये वाला बुक तुम्हारे लिए बहुत हेल्प करेगा कि यहाँ से फटाफट कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया, और क्लास में जितने मैंने अभी यहाँ पे क्वेश्चंस कराए हैं उन क्वेश्चंस को तुम रिवाइज करो, एक क्वेश्चंस को खुद से अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन पढ़ो, ट्राई करो, क्वेश्चन करो, ट्राई करो, हुआ बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तब तुम सॉल्यूशन देखो। इससे क्या होगा ना कि हमेशा चैप्टर के साथ तुम कॉन्टैक्ट में रहोगे और कोई भी कॉन्सेप्ट तुमसे मिस नहीं होगा। ठीक है, ये रिविजन पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट, असाइनमेंट्स। जितने भी अच्छे बुक्स हैं, जैसे तुम हमेशा ही किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, एससी वर्मा के क्वेश्चंस को हमेशा सबसे पहले अटेम्प्ट करना, एससी वर्मा के क्वेश्चंस को सबसे पहले अटेम्प्ट करना। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के आई थिंक एक बार ही देखना पड़ेगा, शायद 30-35 या 20-25 तक, 24-25 तक क्वेश्चंस पूरे इलेक्ट्रो इस पे कुलम्स लॉ पे ही बेस्ड हैं। तो एससी वर्मा तुम यहाँ तक के क्वेश्चंस पूरे अब अटेम्प्ट कर सकते हो। अटेम्प्ट करने के बाद तुम्हें जितने भी डाउट्स आ रहे हैं, तुम डाउट्स को कमेंट बॉक्स में यदि मेंशन करोगे तो उसके सॉल्यूशन हम तुम्हें पेस्ट कर देंगे समझा करके। ठीक है,
या हम कहीं लाइव चैट भी तुम्हारे साथ कर सकते हैं, यदि तुम्हें जरूरत है तुम हमारे साथ हम लाइव, तुम बस कमेंट बॉक्स में डालो, तुम्हारे साथ लाइव चैट भी कर सकते हैं, लाइव चैट करके इसका, क्योंकि देखो सॉल्यूशन तुम्हें नहीं चाहिए। यदि तुम्हें एससी वर्मा के ये क्वेश्चन तुमने 1 to 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और तुम्हें 7 8 क्वेश्चन 7 और 12 क्वेश्चन तुमसे नहीं हुए, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आएगा कि यार वो तो गूगल पे भी अवेलेबल है, राइट। गूगल पे तुम्हें सॉल्यूशन मिल जाएगा, गूगल पे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 12 का तुम्हें सॉल्यूशन मिल जाएगा, बट अप्रोच डेवलप नहीं होगा। अप्रोच डेवलप फिर से तुम्हारे लिए एक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ज्यादा अच्छा ये कि कमेंट बॉक्स में तुम सिर्फ ये क्वेश्चन लिख दो, लाइव चैट में किसी भी तरीके से तुम्हारे साथ आकर के, बहुत सारे अदर सोर्सेस भी हैं, उन उसके साथ आकर के तुम्हारे ये सारे हम डाउट्स भी क्लियर कर देंगे, ठीक है। दूसरी बुक है जैसे इरूडो वगैरह है, या जो हर एक बच्चा तुम में से मैक्सिमम कहीं ना कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट कर ही रहा है, तो वो अपने कोचिंग के सारे मटेरियल्स को सॉल्व करे, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करे। कहीं डाउट आता है तो जस्ट उसका एक स्नैप लेकर के मेरे कमेंट बॉक्स में डालो, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। या तुम्हारे कोचिंग में भी हो जाएगा। बुक्स के चक्कर में ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए कि ये बुक्स कर रहे हैं, वो बुक्स कर रहे हैं, यहाँ से भी उठा लाए, वहां से भी उठा लाए, ऐसा मत करो। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए हमेशा एक अपने पास फिक्स्ड सोर्सेज रखो। फिजिक्स में एसए वर्मा का तो होना बहुत जरूरी है, उसके साथ जो भी तुम कर रहे हो ना, एक फिक्स सोर्स रखो। तुम्हारा कोचिंग का मटेरियल है, तुम अपने कोचिंग के मटेरियल को ही केवल फॉलो करो, ठीक है। और जहां का भी फॉलो कर रहे हो ना, उसमें विश्वास रखना, क्योंकि हर एक इंस्टीट्यूट के लोग मेहनत करके बना, ठीक है। तो वो ऑब्वियसली हर एक इंस्टीट्यूट का मटेरियल अच्छा ही होगा, तो उनमें विश्वास रखना कि उन लोगों ने जो बनाया है वो अच्छे से बनाया है। तुम्हें क्या करना है, हर एक क्वेश्चन को जब हम सॉल्व कर रहे हैं ना, तो क्वेश्चन को एकदम क्लैरिटी के साथ सॉल्व करना है। ये नहीं कि बस यार क्वेश्चन पढ़े, सॉल्व हो तो गया, आंसर तो आ गया, है ना, और उसका कॉन्सेप्ट चमका ही नहीं, तो फिर कोई मतलब नहीं। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, राइट। उसके लेफ्ट में क्या पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन के, उसके राइट में क्या पॉसिबिलिटी है क्वेश्चंस के, तुम्हारा दिमाग इसमें भी चलना चाहिए। तुम सिर्फ इतना कर लोगे ना, तो भी तुम्हारा फिजिक्स बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो एकदम बिल्कुल फिक्स्ड सोर्सेज के साथ चलना। अच्छा, एससी वर्मा के क्वेश्चंस यदि तुमने 1 to 24 किया, तो 1 to 24 तुम्हारा इतना क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए कि अब तुम्हें दोबारा कोई भी पूछे, ऐसा होता नहीं है जनरली कि हम फर्स्ट टाइम में इतना क्लियर कर लें। अब क्या है, जैसे 1 to 24 तुमने क्वेश्चन सॉल्व किया एससी वर्मा, हर एक क्वेश्चन तुम्हारा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट टाइम तुम सॉल्व करोगे तो हर एक क्वेश्चन तुम्हारा क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा, कुछ ना क्वेश्चन तुम उलझाऊ टाइप के सॉल्व करोगे, मतलब सॉल्व तो कर लोगे लेकिन तुम्हारा उस पर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, राइट। हर एक क्वेश्चन पे तुम्हारा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हर एक कॉन्सेप्ट पे तुम्हारा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जिन क्वेश्चंस पे तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं था, नहीं बन पाया फर्स्ट अटेम्प्ट में, फिर से तुम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। अब सेकंड टाइम में सॉल्व करोगे ना, तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट डेफिनेटली बन जाएगा, राइट। तो जितने भी तुम क्वेश्चंस कर रहे हो उसको मल्टीपल टाइम्स करो, हर एक क्वेश्चन में तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना बहुत जरूरी है, ठीक। ऐसा नहीं कि पता चला एक बुक सॉल्व कर रहे हैं, उसमें मेरा कॉन्फिडेंस बना ही नहीं, हम दूसरा बुक उठा के ले आए। बच्चों का मानसिकता क्या होता है जनरली, क्या रे यार, ये बुक ए लेकर के आए, उसमें से सॉल्व किया, 20 क्वेश्चन सॉल्व किया कुलम्स लॉ से, मतलब सॉल्व कर लिया, लेकिन ठीक है कुछ के आंसर्स आ गए, कुछ का गूगल कर लिया, कुछ का लोगों से बोल पूछ लिया, हार्डली 3-4 क्वेश्चन पे मेरा कॉन्फिडेंस है, और उसके बाद बाकी क्वेश्चन को छोड़ दिया, हम दूसरा बुक लेकर आ गए, है ना, और अब उसमें से अटेम्प्ट करना चालू कर दिया। ये बहुत गलत अप्रोच है। पहले तो सबसे पहले पहले वाले बुक से ही जितने तो क्वेश्चन तुमने किए थे जिसमें तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं बना है, पहले उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप करो। उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप करने के बाद अब तुम्हारे पास टाइम ही नहीं बचेगा, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स भी तो हैं, और सिलेबस रुकने वाला थोड़ी ना है, आगे ही जा रहा है। साथ में तुम्हें 11th का भी रिवाइज करना है ना, उसका भी एक क्वेश्चन लेकर के तुम्हें साथ में रिवाइज करते जाना है, तो तुम्हारे पास टाइम कहाँ है, तुम्हारे पास तो 24 आवर्स ही है, उसी में तुम्हें तीनों सब्जेक्ट लेकर के पैरेलल चलना है। साथ में तुम्हें 11th के भी कुछ कुछ पोर्शंस रिवाइज करते चलने हैं, अदरवाइज क्या होगा, सोचोगे कि पूरा 12th कंप्लीट कर लें, फिर 11th रिवाइज करेंगे, इतने देर में तुम 11th को भूल जाओगे, है ना। तो ये भी नहीं करना है, 11th का कुछ कुछ पोर्शन लेकर के चलना है। तो तुम्हारे पास टाइम का बहुत कंस्ट्रेंट है, इस टाइम को बहुत तुम्हें मेटिकुलसली यूज करना है, वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है तुम्हारे लिए, जो भी तुम पढ़ाई करने बैठ रहे हो ना, इट मस्ट बी प्रोडक्टिव। मस्ट बी प्रोडक्टिव कहने का मतलब क्या है, तुम सिर्फ बैठने के लिए मत बैठो, यार यार बैठ गया 3 घंटे और उसके बाद तो क्वेश्चन और उसके बाद हो गया, यार हम तो 3 घंटे बैठ गए, 3 घंटे तुमने किया क्या, उसका तुम्हारे पास एनालिसिस होना चाहिए।
क्योंकि 3 घंटे हम लगातार, जनरली स्टूडेंट्स के बैठने का कैपेसिटी नहीं होता फोकस्ड वे में। तुम्हारा फोकस यदि हाफ एन आवर का है ना, तो सिर्फ हाफ एन आवर ही बैठो, बट फोकस्ड होकर के बैठो। फोकस्ड होने का सेंस क्या है? जैसे हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं और फर्स्ट टाइम क्वेश्चन हमने पढ़ना चालू किया और लास्ट तक हम क्वेश्चन को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पढ़ लिए, समझ गए, तो हम फोकस्ड हैं। नहीं तो जनरली क्या होता है, फर्स्ट लाइन पढ़ा, उसके बाद हमारा दिमाग कहीं और चला गया, मोबाइल देखने लगे, है ना, कुछ और करने लगे, तो ये हमारा फोकस्ड नहीं है। ठीक है, वो फिर टाइम वेस्टेज है, कोई मतलब नहीं है उसका। उससे अच्छा जाकर के कुछ खेलाओ, कम से कम तुम्हें रिफ्रेशमेंट फील होगा। ठीक है, तो यदि तुम बैठ रहे हो पढ़ने के लिए ना, जितने देर तुम फोकस्ड हो सकते हो सिर्फ उतने देर के लिए ही तुम पढ़ाई करो, बट अगेन फोकस्ड होकर के पढ़ो। कि फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन को पढ़ना चालू किया, जहां तक पढ़े हमारा में एकदम बिल्कुल क्लियर होता जा रहा है कि हाँ क्वेश्चन ये बोल रहा है। अब फिजिक्स के क्वेश्चंस में वो कैसे हम सॉल्व करें? कभी ये अप्रोच मत लगाओ कि पूरा क्वेश्चन पढ़ लें तब हम सॉल्व करना चालू करें, ये कभी नहीं करो। क्वेश्चन जो बोलता जा रहा है ना, एक रफ डायग्राम और उसका डेटा लिखना चालू करो। बहुत सारा क्वेश्चन तो तुम्हारा लास्ट होते होते तक तुम्हें एक अप्रोच डेवलप होने लग जाएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन में ऐसा पूछ रहा है तो ये अप्रोच लगाना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है ना। जैसे हम क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व किया, हम देख रहे होगे कि हम लोग डायरेक्टली, अभी मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन को देख करके उसका सॉल्यूशन नहीं दिया, क्वेश्चन का अप्रोच डेवलप कर रहे हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसके लिए ये अप्रोच होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो अच्छा ये कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहा होगा, तो हमें ऐसे चलना चाहिए। तो इस चीज को डेवलप कर, ठीक है ना। बाकी यदि किसी को भी कहीं पे भी ऐसा और कोई डाउट हो, उनके मन में कोई इसी तरीके का हो, कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो, है ना, कॉन्सेप्ट रिलेटेड कोई भी डाउट क्रिएट हो, पढ़ाई से रिलेटेड डाउट कोई क्रिएट हो, तो ऑल ऑफ यू आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम टू कनेक्ट विद मी हियर, जस्ट राइट योर कमेंट्स। ठीक है, जो भी उनके लिए रेलिवेंट और प्रॉम्प्ट, हम ये भी ध्यान रखेंगे कि तुम्हें प्रॉम्प्ट आंसर मिले। तुम्हारे लिए जो भी रेलिवेंट, जो मोस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन हो सकता है वो हम तुम्हें इमीडिएट एज सुन एज पॉसिबल डिलीवर करने की कोशिश करें। ठीक है, चलो फिर पूरा हम लोगों का ये कूलम्स लॉ यहाँ पे खत्म। अब हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलो उसको देखते हैं हम लोग।